हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं खगोलिकी को। ज्योग्राफी को बिल्कुल बेस से मैं लेके चलूँगा, एकदम जीरो पॉइंट से, जहां से हमें पढ़ना चाहिए। मैं ज्योग्राफी को वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी से अभी नहीं स्टार्ट करूँगा। कुछ वीडियो मैंने डाले हैं, वो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए थे कि ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ही आसान है। जिस तरह से हिस्ट्री को हमने बिल्कुल बेस से कवर किया, ठीक उसी तरह से हम लोग ज्योग्राफी की भी वीडियो धीरे धीरे करके कवर करते चलेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इन बातों में जानते हों, बहुत सारे लोग नहीं जानते हों, लेकिन जिस क्रम में हम लोग पढ़ाई की आज शुरुआत करेंगे, ये क्रम जो है होना चाहिए, लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो आप समझिएगा, और जो लोग देखें, मैं चाहूँगा एक बार वो देखें ताकि उन्हें एहसास हो कि आगे का वीडियो उन्हें ज्योग्राफी का देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। क्योंकि पहले ही वीडियो से ये पता चल जाता है कि कोई चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। आइए शुरू करते हैं खगोलिकी, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है दोस्तों इंग्लिश में खगोलिकी, ठीक है। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से। प्राचीन काल से ही जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, व्यक्ति थे, वो जो है खगोलिकी को लेकर के, यानी ब्रह्मांड संबंधित जानकारियों को लेकर बड़ा रुचि रखते थे। शुरुआत में विज्ञान जैसी कोई चीज़ नहीं थी। शुरुआत में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सब सारी चीज़ें नहीं थी, बॉटनी वगैरह। जो विज्ञान था वो एक ही विज्ञान था, उसका नाम था खगोल विज्ञान। जो विज्ञान की शाखा थी, आज ना हम इस खगोल विज्ञान को ज्योग्राफी में लेके पढ़ते हैं, उस समय यही एक विज्ञान था। इसी की खोज जिसने कर लिया वो महान हो गया, और जो साथ दे दिया वो भी महान हो गया। तो एक दिशा में जैसे हवा चलती है ना, हवा का रुख होता है आगे बढ़ने का, ठीक उसी तरह से जो लोग भी इस रुख में बहते थे उनकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन क्या हो जाती, बढ़ती चली जाती थी। तो देखिए होता क्या है कि प्रारंभ काल में ही खगोल वैज्ञानिकों के बीच इनको जानने को लेकर बड़ी रुचि थी कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या है, सौरमंडल क्या है, चंद्रमा क्या है। इनको जानने की जो रुचि थी लोगों में ना, वो एकदम अलग थी। जैसे आज के वैज्ञानिकों में भाई रुचि होती है ना, ठीक उसी तरह से उस जमाने के वैज्ञानिकों में भी रुचि हुआ करती थी, लेकिन विज्ञान को लेके नहीं, किसको लेके, खगोल विज्ञान को लेके। इसीलिए तो हमने जब प्राचीन काल का इतिहास पढ़ा तो क्या वहाँ हमने सुना किसी विज्ञान के बारे में, किसी नई खोज के बारे में? जो कुछ भी खोज होगा यहीं से शुरुआत होगी खोज की। देखिए इस संदर्भ में उन्होंने अनेक विचार भी प्रस्तुत किए। कुछ ने ब्रह्मांड के संदर्भ में बातें कही, कुछ ने पृथ्वी के संदर्भ में बातें कही, कुछ ने सौरमंडल के संदर्भ में बातें कही, कुछ ने चंद्रमा के संदर्भ में बातें की। तो अनेक लोगों ने अनेक बातें कही, और हमें क्या जानना है कि कौन व्यक्ति क्या बात कहा है, तभी तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि यार खगोलिकी को लेके इतनी तत्परता क्यों बनी हुई थी, और हमारे लिए इतना जानना क्यों आवश्यक है इस खगोलिकी को। देखिए सबसे पहला व्यक्ति है अनेक्सागोरस। अनेक्सागोरस, मुझे पता है कि ये बिल्कुल नए नाम है और बहुत कम ही लोग हैं जो इसे सुने होंगे। अनेक्सागोरस, ये मैं बात कर रहा हूँ 5वीं सेंचुरी की, 5th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। 5th सेंचुरी मतलब ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जिस समय में बिम्बिसार वगैरह हुआ करते थे ना, हर्यक वंश चला करता था भारत में, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। या सीधे सीधे आप पहुँच जाओ गौतम बुद्ध के काल तो नहीं कर सकते हैं, उसके बाद का थोड़ा सा समय, या वो भी समय में ले सकता हूँ। उस टाइम का बात कर रहा हूँ। अनेक्सागोरस उस टाइम में था। एक देश था ग्रीक, नाम सुना होगा हमने, ग्रीक यूनान। यहाँ का एक खगोल शास्त्री था, ठीक है। इसने सर्वप्रथम यह बताया कि चंद्रमा का आकार किस कारण घटता बढ़ता है। मतलब उस जमाने के लोग भी इस चीज़ में रुचि रखते थे कि चंद्रमा का जो आकार है वो घटता बढ़ता क्यों है। तो यार चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता कब है? देखिए एक्चुअली ये बात कर रहा था चंद्र ग्रहण की। भाई धरती पे जो लोग रह रहे थे, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आज की घटनाएं तो है नहीं, ये घटनाएं बड़ी पुरानी हैं। तो क्या 5वीं सेंचुरी में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होता था? होता था। क्या 10वीं सेंचुरी में, क्या महाभारत काल में, रामायण काल में, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के समय में इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी? क्या ये घटनाएं जो है अभी हाल ही में शुरू हुई हैं? नहीं, जब से पृथ्वी और हमारे सौरमंडल, हमारे ग्रह उपग्रह का अस्तित्व बना है, तब से ये चीज चला आ रहा है। ये अलग बात है कि व्यक्तियों ने किस बात पर अपना ध्यान दिया और किस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो अनेक्सागोरस ने सबसे पहले ध्यान दिया इस चंद्रमा की आकार वाली बात पर, और उसने क्या बताया। देखिए चलो, आदमी गलत बताया सही बताया, कुछ तो बताया उसने भाई, और लोगों से बेस्ट था कि नहीं? कुछ तो बोला, गलत ही बोला, थोड़ा सा गलत बोला है उसने, थोड़ा नहीं पूरी बात ही गलत बोली है, लेकिन समझिए। उसने कहा कि पृथ्वी पर जब चंद्रमा का छाया बनता है, क्या बोला, पृथ्वी पर
हमारे अर्थ पर जब चंद्रमा का छाया बनता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चलो उसके अनुसार हम लोग उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। उसके अनुसार ये बात थी, उसके अनुसार बात थी कि ये सूरज है और ये अर्थ है। अरे भाई, चंद्रमा की छाया बनाने के लिए सूर्य के सामने जब चंद्रमा को रखेंगे तभी ना पृथ्वी पे छाया बनेगी। तो ये रहा चंद्रमा, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, चंद्रमा। तो ये देखिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है और इसकी छाया पृथ्वी पर बन रही है। तो अगर इसकी छाया पृथ्वी पर बनेगी दोस्तों, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनेगी तो सूर्य हमें नहीं दिखाई देगा। वो कंडीशन चंद्र ग्रहण की थोड़ी होती है, वो कंडीशन सूर्य ग्रहण की होती है। जो कंडीशन इसने बताया कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनती है, बिल्कुल सही बताया, लेकिन यही बोलकर उसने गड़बड़ कर दिया। चंद्र ग्रहण नहीं, उस कंडीशन को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब कहते हैं, जब सूरज हो और बीच में पृथ्वी हो और साइड में चंद्रमा हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सूरज का प्रकाश इस चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ता है, तो चंद्रमा का कोई अपना लाइट तो है नहीं। चंद्रमा किसके लाइट से चमकता है, सूरज के लाइट से। अब सूर्य का प्रकाश अगर चंद्रमा पे नहीं पड़ेगा तो अचानक से चंद्रमा गायब हो जाएगा। तो पूर्णिमा के दिन लगता है, पूर्णिमा के दिन तो चंद्रमा पूरा दिखता है, फिर अचानक से कुछ समय के लिए गायब हो जाना, ये एक दुविधा बड़ी बात तो है ही है, ठीक है। तो ये क्यों गायब होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश किसी भी हाल में चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ पाता, इसलिए वो हिस्सा चमक नहीं पाता और अंधेरे में गायब हो जाता है। तो ये कंडीशन थी चंद्रग्रहण की। हालांकि चलो उसने गलत कहा, कुछ तो कहा, कम से कम और लोगों की तरह चुप तो नहीं रहा। शुरुआत किया उसने, किसने, अनेक्सागोरस ने। दोस्तों नाम याद रखेगा, मैंने बहुत ही ढूंढ करके इन लोगों का नाम लिखा हूँ, एक सीरीज में सेट किया हूँ, और खगोल की पढ़ने का जो मज़ा होता है बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूँगा, लेके चलूँगा पूरी बात बताते हुए। अगला जो व्यक्ति था वो था अरस्तु। कुछ नाम सुना सुना सा लग रहा है। सिकंदर के गुरु थे भाई ये अरस्तु, और अरस्तु के गुरु कौन थे, सुकरात। अरस्तु के गुरु कौन थे, सुकरात। मैंने आपको कई बार बताया हूँ। तो अरस्तु की बात करते हैं। अरस्तु पढ़ते हैं दूसरे नंबर पे, पहला अनेक्सागोरस, दूसरा अरस्तु। ये भी ग्रीक के थे। ग्रीक ने शुरुआत के समय में खूब दार्शनिक को, खूब जो है खगोल वैज्ञानिकों को दिया विश्व में। तो ये देखिए मैं बात कर रहा हूँ 384 से 322 बीसी की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे, और सुकरात तो इनसे भी ज़्यादा प्रसिद्ध दार्शनिक थे, उन्हीं के शिष्य थे, तो ये भी फेमस हुए। सर्वप्रथम इन्होंने बताया, देखिए अरस्तु ने क्या बताया। अरस्तु ने कहा पृथ्वी एक गोला है। इन्होंने भी शुरुआत की, ठीक है। शुरू में कोई अपने आप का टैलेंटेड नहीं होता है। तो जैसे आपसे कोई पूछे भगवान है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं, ये ऐसे सवाल हैं जिसका अभी कोई जवाब नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर शुरुआत कोई करता है, बताने की कोशिश करता है, तो उसका जो है प्रोत्साहन उसको देना चाहिए। तो इनको भी प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है भाई, हम तो ज़रूर प्रोत्साहन देंगे। देखिए पृथ्वी एक गोला है, इन्होंने कहा पृथ्वी एक गोला है। सही क्या है दोस्तों, कि पृथ्वी गोला नहीं है, पृथ्वी गोलाब है। पृथ्वी का आकार पूरी तरीके से गोल ना होकर कैसा है, गोलाब है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हल्का सा दबा हुआ है, चपटी है, ठीक है। अंडाकार भी मत कहिएगा, अंडाकार चपटा नहीं होता ऊपर से। कुछ लोग गलती से बोल जाते हैं अंडाकार है, अंडाकार गलत है, अंडाकार बिल्कुल गलत है। अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा, तो आपका एक ही जवाब होगा, आपका आंसर क्या होगा, गोलाब। अगर इंग्लिश में बोलना है तो जियोइड, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्यों ऐसा है, हर चीज़ का रीजन होता है। तो पृथ्वी गोलाब है या गोला क्यों नहीं है, वृत्त क्यों नहीं है, ठीक है, क्यों गोलाब है, क्यों अंडाकार नहीं है, सब बात का जवाब दूंगा, मजे से पढ़ा जाएगा ज्योग्राफी को। पृथ्वी एक गोला है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, क्योंकि जो चंद्रमा है, अभी पीछे अनेक्सागोरस ने क्या बताया था कि चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ती है, तो वही बता रहा है कि क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, तो जो छाया पड़ती है वो गोल होती है, उसका आकार भी कैसा होता है, गोलाकार होता है। इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि जो है पृथ्वी है वो कैसा है, गोल है। तो इस आधार पे उसने यह डिसाइड किया, एक दूसरे को देख करके चंद्रमा और पृथ्वी के सापेक्ष कंडीशन डिसाइड किया कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही क्या हैं, गोल हैं, एकदम गोल हैं। हालांकि चलो गोल और गोलाब, इतना दूरी जो चंद्रमा से हमारी पृथ्वी की है, इतने दूर में किसी चीज़ को डिफाइन कर पाना और बिना टेलीस्कोप वगैरह के देखे बता पाना कि गोल है कि गोलाब है, अपने आप में बड़ा चीज़ था। हालांकि कम से कम चौकोर तो नहीं बोला, कम से कम गोला बोला, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। यहीं से अवधारणा शुरू हुई जियोसेंट्रिक की। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड कहते किसे थे, पृथ्वी के ऊपर जो भी आसमान दिख रहा है वही ब्रह्मांड लोग बोलते थे। तो ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ऐसा कहा गया कि जो ब्रह्मांड इसी के केंद्र में बिल्कुल सेंटर में क्या है, पृथ्वी है, और इसी का नाम दिया गया जियोसेंट्रिक थ्योरी।
ये क्या हो गया, कोई आपसे पूछे कि जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है, तो एक लाइन की बात है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी, यही जियोसेंट्रिक थ्योरी है। अच्छा, अगला जो व्यक्ति आया उसका नाम था अरिस्टार्कस। अरिस्टार्कस का टाइम है 312 से 230 बीसी, ठीक अरस्तु के 10 साल बाद की घटना है। अभी हम लोग बीसी में चल रहे हैं। ये भी ग्रीक का ही प्रसिद्ध दार्शनिक है और इसने सर्वप्रथम बताया कि इनके अपोजिट चला गया, अरस्तु के अपोजिट चला गया। क्या, ब्रह्मांड जो है सूर्य केंद्रित है, मतलब कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी नहीं है। जब ब्रह्मांड के केंद्र में हमने बताया पृथ्वी है, तो हमने एक अवधारणा पाया कि उसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। और जब इन्होंने कहा कि सूर्य केंद्रित है, मतलब कि बीच में सूर्य है, तो इसको कहा गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो हेलियो याद रखिएगा, हाइड्रोजन से वैसे भी सूर्य बना है, तो हेलियो याद रख लीजिएगा। और जियोग्राफी, जियो माने पृथ्वी होता ही है, तो जियो से ऐसे याद रख लीजिएगा। तो दोनों बातें आप ध्यान दीजिए। अब एक बात बताइए, फेमस कौन है? आपने किसको सुना है? आपने अरस्तु को ज़्यादा सुना है या अरिस्टार्कस को ज़्यादा सुना है? सुना किसको है? सही गलत का फैसला बाद में होगा। अरस्तु को ज़्यादा सुना है कि अरिस्टार्कस को? हमारा जवाब है कि अरस्तु। तो अरस्तु के आगे अरिस्टार्कस की ये बातें फेल हो गई, लोगों ने माना ही नहीं, बोला कि अरस्तु जो बोल दिया वो सही है। तो वही बात हो रही कि अरस्तु के प्रभाव के कारण इनका मत जो है प्रचलित न हो सका। इतनी अच्छी बात उन्होंने 312 से लेकर 230 बीसी में जो बोल दिया, उस बात को कई सौ वर्षों तक माना ही नहीं गया। सही बात को भाई नहीं माना गया, क्योंकि लोग यही मानते थे कि यदि ब्रह्मांड के केंद्र में, शुरुआत में लोग क्या मानते थे कि ब्रह्मांड के केंद्र में जो है वो पृथ्वी ही है, क्योंकि पृथ्वी है जिस पे जन जीवन है, सूर्य वूर्य नहीं है, यही है। और एक बात बताइए, अगर ये ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी, मतलब सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो लोगों को ये इसलिए एहसास होता था क्योंकि पृथ्वी पे है, सूर्य एक तरफ से उगता है, दूसरे तरफ डूबता है, उगता है डूबता है, तो लोगों को यही लगता था कि सूर्य गोल गोल घूम रहा है। ये नहीं लगता था कि पृथ्वी भी घूम सकती है, क्योंकि इनके और इनके सोचने में यही फर्क था। अच्छा, इन्होंने अरिस्टार्कस ने ही प्रथमतः सूर्य, हालांकि देखो इसकी बात को तो गलत लोगों ने ठहरा दिया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बात बोल रहा है और लोग उसको गलत बोले जा रहे हैं, तो एक बात बताइए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ और प्रमाण तो देगा ही देगा लोगों को, भले लोग माने चाहे मत माने। इसने और भी प्रमाण दिया। इसने सबसे पहले सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच की तुलनात्मक दूरी का भी पता लगाया। इसने दोनों के बीच की तुलनात्मक दूरी का भी पता लगाया, साथ ही साथ यह भी बताया कि सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अभी तक इस बात को कोई नहीं बोला था, क्योंकि भाई सूर्य पृथ्वी से है दूर, इसलिए दिखता छोटा है। तो बिना टेलीस्कोप के ये बता पाना कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से बहुत बड़ा है, ये अपने आप में भी बहुत ही टिपिकल बात थी। तो इन्होंने बताया कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। साथ ही साथ ये भी बताया कि चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य जो है कई गुना अधिक दूरी पर भी स्थित है। ऐसा नहीं कि खाली सूर्य पृथ्वी के लिए कि इन्होंने बातें की, इन्होंने चंद्रमा और सूर्य की अनुपात में भी बताया कि जो चंद्रमा है और जो सूर्य है, सूर्य चंद्रमा जितने दूर पर हमारी पृथ्वी से, उससे कई गुना ज़्यादा दूर पर क्या है, सूर्य है। सूर्य भाई 15 करोड़ किलोमीटर दूर पे है, चंद्रमा तो बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो ये चीज़ें सबसे पहले किसने बताई? तो अरिस्टार्कस ने बताई। तो अच्छी बातें बताई भाई। शुरुआत में सबसे सही अगर किसी ने बात किया है तो अरिस्टार्कस ने बात किया है। ठीक है, अरस्तु के बाद। इसके बाद आते हैं इरेटोस्थनीज का टाइम आता है 276 बीसी से 194 बीसी तक। इनको प्राचीन भूगोल का पिता कहा जाता है। तो अगर प्राचीन भूगोल का पिता कहा जाता है, तो अभी हमने पीछे जिस व्यक्ति को पढ़ा, ठीक है, उनको भी तो कहा जा सकता था, लेकिन इनको कहा गया, मतलब उनसे ज़्यादा अच्छी बातें इन्होंने बताई। क्या बताई? व्यवस्थित भूगोल का पिता भी कहा जाता है। जियोग्राफी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग भी किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। तो आप हमेशा याद रखिए कि प्राचीन भूगोल का पिता अगर आपसे पूछे तो इरेटोस्थनीज, लेकिन अगर भूगोल का पिता पूछे तो हिकैटियस, ऐसे करके याद रखिएगा। आगे आइए, बताते हैं आपको आगे। जियोग्राफी जो शब्द थी ना, ये दो शब्दों से मिलकर बनी थी, एक जियो और दूसरा क्या हो गया? ग्राफी। जियो और ग्राफी मतलब ग्राफोज, ये लैटिन भाषा के शब्द थे। तो जियो मीन्स होता था पृथ्वी, इसीलिए जो बीच वाला अवधारणा थी लोगों की, उसको जियोसेंट्रिक बोला जाता था, मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, और हेलियोसेंट्रिक माने ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। तो देखिए, जियो माने हो गया पृथ्वी और ग्राफोस माने होता है वर्णन करना। तो इरेटोस्थनीज ने भैया किया क्या? इन्होंने सर्वप्रथम दोपहर के समय में एक करामात किया। क्या करामात किया? एक जादू किया, समझ लीजिए। क्या जादू किया? कि सूर्य की किरणों से बनने वाले छाया का कोण के आधार पर
तुलना करना शुरू किया, पता लगाना शुरू किया कि क्या कोण वगैरह है। तो एक बात बताओ, हम कोण को देख करके घड़ी बना सकते हैं, लेकिन कोण को देख करके बहुत सारी बातें बता देना ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त बात थी। ऐसे नहीं पिता हो गया। देखो इसने क्या किया भाई, कि कह रहा है दोपहर में सूर्य की किरणों से बनने वाले छाया के कोण के आधार पर इन्होंने पृथ्वी का आकार निर्धारित कर दिया। वो जो कोण बन रहा था धरती पे, उससे बता दिया कि पृथ्वी कितनी बड़ी है और दो जगह का डिस्टेंस कितना है, ये बता दिया इन्होंने। गजब का। आप समझिए बात को। यहाँ से देखिए, ये सन था और ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा चंद्रमा है। तो चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य, इन तीनों के बीच में जो बनने वाले कोण होते हैं ना, उन कोणों के आधार पे इन्होंने ये चीज़ डिसाइड किया है। और इन्होंने 2 क्षेत्रों पर इस कोण का अंकन भी किया। ऐसा नहीं कि खाली एक जगह पे किया, 2 जगह पे एक कोण बनाए और उसी आधार पे इन्होंने तुलना किया। कैसे करते, पहले 2 जगह कौन से, एक आसवान है, ठीक है, और दूसरा जगह है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो कि इजिप्ट में पड़ता है, मिस्र में, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया, आसवान और अलेक्जेंड्रिया, इसको सेन बोलते हैं, सेन। उस ज़माने में इसको सेन भी बोला जाता था, अभी इसको आसवान भी बोला जाता। तो अलेक्जेंड्रिया और आसवान में 2 जगह डिसाइड किया और वहीं पे एक ही समय में सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण को ज्ञात किया। उन्होंने बताया कि इन 2 जगहों पे जो डिफरेंस है वो 7 डिग्री का डिफरेंस है। कितने डिग्री का अंतर है, 7 डिग्री का अंतर है, जो कि कुल वृत्त के 1/50वें भाग के बराबर है। समझिएगा, 7 डिग्री जो है वो 1/50वें भाग के बराबर है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है, इसका हमने 50 हिस्सा कर लिया। कितना हिस्सा कर लिया, छोटा 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 करके 50 हिस्सा कर लिया। तो उसमें से जो एक हिस्सा है वो है 7 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा करके उन्होंने बताया कि 1/50वें हिस्से का भाग है कौन सा, 7 डिग्री। और इसी आधार पर उन्होंने बताया कि दोनों नगरों के बीच की दूरी, बीच का अंतर जो है कितना है, पृथ्वी के 50वें भाग के बराबर है। तो इस तरह से उन्होंने कोणीय मान के आधार पर पृथ्वी के आकार का निर्धारण किया। किसने, इराटोस्थनीज ने। अगला है दोस्तों हिप्पार्कस। दोस्तों कुल 10 लोगों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा ब्रह्मांड के बारे में बात करना, क्योंकि अगर ये सब सुने रहेंगे ना तो आपको ब्रह्मांड के बारे में सीखने की एक लालसा होगी। तो ये 5वां और आखिरी होगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लोग बातें करेंगे। हिप्पार्कस के बारे में सुनिए। हिप्पार्कस ये जो है 2nd सेंचुरी BC में आया और ये भी ग्रीक का ही था। ग्रीक का बहुत ही प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक था ये। और 1 वर्ष के समय का वैज्ञानिक पता लगाया। जैसे 1 वर्ष में कितना समय होता है, मतलब कि 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये होते हैं 365 दिन। तो जो समय होता है 1 वर्ष में टोटल, उसी तरह का समय का वर्तमान, जैसे जो वर्तमान में जो समय चल रहा है जितना है, जैसे 12 महीने हैं, 24 घंटे है, 365 दिन है, या 366 जब लीप ईयर हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन, इसी तरह के दिनों का वैज्ञानिक तरीके से पता लगाया सबसे पहले किसने, हिप्पार्कस ने। यार गजब की बात है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि 2nd सेंचुरी में इतनी बड़ी बातों का पता लगा लिया जाना, ये अपने आप में अच्छा था, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद है कि चंद्र ग्रहण लगने के वैज्ञानिक समय को निर्धारण करने की तकनीक भी विकसित की, जो वर्तमान पद्धति से मेल खाता है। अभी देखिए क्या है, जो कैलेंडर वगैरह होता है उसमें से पहले ही दिया होता है, इस दिन सूर्य ग्रहण है, इस दिन चंद्र ग्रहण है। कैसे पता उन लोगों को भाई, वो लोग कंपेयर कर लेते हैं, वो लोग गणितीय अनुमान के आधार पर बता देते हैं कि इसी दिन चंद्र ग्रहण इतने बजे, इतने बजकर, इतने मिनट, इतने सेकंड पे लगेगा। ये अब टेक्नोलॉजी हो गई है, ठीक है। तो उसके आधार पे हम जोड़ घटा के बता लेते हैं। लेकिन 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 2 सदी ईसा पूर्व, 2nd सेंचुरी BC में ये बात का बता देना, ये अपने आप में उस समय के लेवल पे बड़ा कठिन काम था। तो इसको हिप्पार्कस ने बताया, जो कि आज ही के समय से मेल खाता है। उसका जो तरीका था, जिस तरह से आज हम लोग निकालते हैं, उसी तरीके से मेल भी खाता है। और साथ ही साथ यह भी बताया कि कौन सा तारा क्यों अधिक चमकीला है। जो तारे चमकते हैं, कोई ज़्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है, तो क्यों कोई तारा जो है क्यों अधिक चमकता है। और चमक के आधार पर इन्होंने तारों का वर्गीकरण भी किया। चमक के आधार पर इन्होंने तारों का वर्गीकरण किया, बांटा और बताया कि तारे जो है इस वर्ग के तारे हैं। वर्गीकरण में जैसे A, B, C, कई तरह के ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया तारों के में चमक के आधार पर। इनके अनुसार जो है प्रथम मैग्नीट्यूड जो है सबसे चमकीला तारा था, और दूसरा मैग्नीट्यूड जो था वो उससे कम चमकीला तारा था। तो सबसे चमकीला तारा, जितने भी तारे प्रथम मैग्नीट्यूड के अंदर आते थे, वो सारे के सारे तारे क्या होते थे, सबसे ज़्यादा चमकीले होते थे, और दूसरे मैग्नीट्यूड वाले उससे कम होते थे। यही चीज़ है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने एक ज़बरदस्त आविष्कार भी किया, जिसका नाम है कंपास। इन्होंने सर्वप्रथम खगोलीय कंपास बनाया। क्या बनाया,
खगोलीय कंपास बनाया सबसे पहले। आगे चलकर अरबों ने, अरब मतलब अरब के निवासियों ने, और 10वीं शताब्दी तक यूरोपीय नाविकों ने, दोनों ने यात्राओं के लिए इस कंपास को और भी बेहतर डिजाइन में विकसित किया। लेकिन सबसे पहले कंपास बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है हिप्पारकस को। ठीक है, वो जाता है हिप्पारकस को। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम जो शुरू करेंगे ना, ये हम शुरू करेंगे टॉलमी के बारे में, कि टॉलमी आता है। टॉलमी आएगा ना, मैं एक बात आपको बता दूं, टॉलमी आएगा पूरा का पूरा इतिहास खराब कर देगा। पूरा मतलब जितना लोगों ने खोजा ढूंढा है सब खत्म कर देगा, सब उल्टा पुल्टा कर देता है, और उस पागल आदमी के बारे में जो है इतना गलत कर भी देता है, और लगभग 1000 साल तक उसको लोग मानते भी हैं कि हाँ जो टॉलमी कह के गया वही सही है। अरे इतना भाई खोज हुआ ना, ये पता चल गया ना कि हाँ ब्रह्मांड के केंद्र में जो है सूर्य कहा गया। हालांकि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है क्या नहीं, लेकिन कम से कम पृथ्वी तो नहीं है, सूर्य है। चलो अपने सौरमंडल के बीच में तो सूर्य है ना, जिसका सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का जो है ये खोज किया जा रहा है, ये सारा खोज आके उल्टा पुल्टा कर देगा टॉलमी। तो टॉलमी मतलब टालमी का नाम ही टालमी, इसलिए टालमी ने सबकी बातों को टाल दिया। टालमी ने सबकी बातों को टाल दिया, सबको भ्रमित कर दिया, गलत रास्ते पे लेके चला गया। तो उन सारी बातों में बात किया जाएगा। उसके बाद जब कॉपरनिकस आएगा तो कॉपरनिकस सुधार करेगा, कॉपरनिकस बढ़िया से सुधार करेगा और लोगों को समझाएगा बुझाएगा, देखो ये चीज़ें सही है। लेकिन उसकी बात भी लोग नहीं मानते हैं, उसकी बात भी लोग नहीं मानते, क्योंकि टालमी की बात को सपोर्ट कर देते हैं रोम के पादरी। मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसमें जो धार्मिक लोग भी आके जुड़ जाते हैं इस तरीके से कि कोई परिवर्तन करने, रूढ़वादी लोग होते हैं, कोई परिवर्तन करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो बिल्कुल अच्छे से उसको कवर करेंगे, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि खगोलकी का ये पार्ट आपको कैसा लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कल दोस्तों, कल मैं आपको सिलेबस दे दूंगा पहले खगोलकी का, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमको पढ़ना क्या है। तो बार बार उस पर डिस्कशन नहीं बताना पड़ेगा कि इसके बाद ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना, तो मैं पहले दिन ही क्लियर कर दूंगा, कल आपको दे दूंगा इसका वीडियो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, एक आवश्यक सूचना आपके लिए कि अगर वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए, और कोशिश किया करिए कि अगर ऐड पे क्लिक कर सकते हो तो 1 मिनट हमारे लिए उतना टाइम निकाला करिए और ऐड पर क्लिक किया करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख करके जान पाएँ कि हमारा इतिहास, हमारा भूगोल, हमारा संविधान, जो चीज़ें हमें जानना चाहिए, जो चीज़ें एक अच्छी नागरिक के गुण होते हैं, कम से कम वो आने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सारी बातें जान करना आपको बड़ा सुखद अनुभव होगा। जो लोग समझते होंगे वो लोग जानते होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।